हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूके स्टडी सर्कल में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देश, दुनिया और उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खबरों से संबंधित टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन को भी डिस्कस करेंगे जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उसके बाद बात करेंगे कल पूछे गए क्वेश्चन पर और सबसे अंत में होगा क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज का सवाल। फ्रेंड्स, आज के करंट अफेयर्स क्वेश्चन से रिलेटेड पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूके स्टडी सर्कल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रही बोरहोल पद्धति का संबंध किससे है? इसके ऑप्शंस हैं ए पानी निकासी, बी हिमालय संरक्षण, सी जल संरक्षण या डी लीसा उत्पादन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी लीसा उत्पादन। याद रखेंगे, बोरहोल पद्धति किससे संबंधित है? लीसा उत्पादन से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रेंड्स, बोरहोल पद्धति चीड़ के पेड़ से लीसा निकालने के लिए प्रयोग की जाती है। इस पद्धति से चीड़ के पेड़ को ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। फ्रेंड्स, चीड़ से निकलने वाला लीसा, जिसे रेजिन कहा जाता है, राजस्व प्राप्ति का बहुत बड़ा जरिया है। लीसा का उपयोग तारपीन का तेल बनाने में मुख्य रूप से प्रयोग होता है। लीसा विदोहन के लिए सबसे पहले 1960-65 के आसपास जोशी वसूला तकनीक, जिसे कप एंड लिप मेथड भी कहा जाता है, इसको अपनाया गया। लेकिन इस मेथड में पेड़ों को बहुत नुकसान होता था और लीसा की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती थी। इसके बाद 1985 में यूरोपियन रिल पद्धति को अपनाया गया। इस पद्धति में भी पेड़ों की छिलाई अत्यधिक होने से पेड़ निरंतर टूट रहे थे, पेड़ों का नुकसान हो रहा था और रिल तकनीक से जंगल में आग लगने का भी खतरा था। साथ ही इन दोनों ही तकनीकों में जो लीसा प्राप्त होता था उसकी गुणवत्ता बहुत खराब होती थी। इस कारण अब यह नई पद्धति बोरहोल पद्धति को अपनाया जा रहा है। बोरहोल तकनीक का श्रेय लीसा विशेषज्ञ आईएएफएस ऑफिसर डीएस मीणा को जाता है। फ्रेंड्स, चीड़ वृक्ष में एक ब्लू स्टेन नाम की बीमारी जो पुरानी पद्धतियां थी उनसे हो जा रही थी। यहाँ बोरहोल जो टेक्निक है इसको यूज करने से ये जो ब्लू स्टेन बीमारी है ये भी, इसका खतरा भी कम रहता है। तो ये भी आप याद रखेंगे, चीड़ के वृक्ष में ब्लू स्टेन बीमारी हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, QDA का पूर्ण रूप क्या है? और इसके ऑप्शंस हैं ए क्विक डिस्पैच असाइनमेंट, बी क्विक डिप्लॉयबल एंटीना, सी क्विक डिस्प्ले एनोड या फिर डी क्विक डिस्प्ले एंटीना। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी क्विक डिप्लॉयबल एंटीना। क्विक डिप्लॉयबल एंटीना यानी QDA तकनीक का उपयोग करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। प्रदेश में दूरस्थ ग्रामों में जहां सिग्नल की दिक्कत रहती है वहां ऐसे एरिया में संचार के लिए SDRF द्वारा क्विक डिप्लॉयबल एंटीना स्थापित किया गया है। हाल ही में 8 अक्टूबर 2020 को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। QDA प्रणाली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और डाटा को भेजने के लिए 1.2 मीटर QDA एंटीना टर्मिनलों का उपयोग किया जाता है। फ्रेंड्स, QDA दो प्रकार का होता है, स्टैटिक और मोबाइल। यह प्रणाली ऐसे क्षेत्र में, जिन क्षेत्रों में संचार का कोई साधन नहीं है, ऐसे क्षेत्रों में उपयोग करने पर तत्काल सैटेलाइट से संपर्क करती है और लाइव ऑडियो तथा वीडियो कॉल की सुविधा भी प्रदान करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन है, उत्तराखंड MSME पॉलिसी किस वर्ष लाई गई थी? इसके ऑप्शंस हैं ए 2001, बी 2005, सी 2015 या फिर डी 2017। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 2015। 2015 में MSME पॉलिसी उत्तराखंड में लाई गई थी। उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद 2006 में
सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 यह कानून बनाया गया और इसके बाद 2015 में MSME पॉलिसी लागू की गई। यहाँ पर MSME का मतलब है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। राज्य सरकार MSME उद्योगों के लिए निवेश को आसान बनाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत उद्योग लगाने से पहले विभिन्न विभागों से ली जाने वाली NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और लाइसेंस प्रक्रिया में 3 साल तक की छूट दी जाएगी। राज्य गठन के बाद से 2020 तक प्रदेश में लगभग 50,000 MSME उद्योग स्थापित हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में वन एवं वन्यजीव हेल्पलाइन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा है? इसके ऑप्शन हैं A112, B139, C1926 या फिर D1805। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन C 1926। याद रखेंगे ये नंबर वन एवं वन्यजीव हेल्पलाइन नंबर है 1926। ये हेल्पलाइन नंबर वन्यजीवों की सुरक्षा और मानव वन्यजीव संघर्ष को थामने की दिशा में एक प्रभावी पहल माना जा रहा है। हाल ही में 8 अक्टूबर को मुख्यमंत्री द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। इसके जरिए वनों में होने वाली घटनाओं, तस्करी, वन्यजीवों के शिकार जैसी समस्याओं का त्वरित समाधान हो सकेगा। आज का अगला सवाल है, राज्य में पिरूल ऊर्जा नीति कब लागू की गई? इसके ऑप्शन हैं A 2018, B 2019, C 2015 या D 2017। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन A 2018। 2018 में उत्तराखंड राज्य में पिरूल ऊर्जा नीति को लागू किया गया था। फ्रेंड्स, चीड़ की सूखी पत्ती जिन्हें पिरूल कहा जाता है, ये अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ होता है जिसमें हल्की सी चिंगारी पड़ने पर भी जंगल में बेकाबू आग लग जाती है। लेकिन साथ ही पिरूल का यह गुण उसे बिजली उत्पादन के लिए भी सक्षम बनाता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB पिरूल से बिजली बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार को 14 करोड़ रुपए की सहायता दे रहा है। पिरूल एकत्रीकरण से ग्रामीणों को रोजगार मिलता है और विद्युत उत्पादन के बाद पिरूल के अवशिष्ट से कोयला भी बनाया जाता है। पिरूल ऊर्जा नीति के तहत 2020 तक 100 मेगावाट की इकाइयों की स्थापना का लक्ष्य है और अब इसका विस्तार किया गया है और विस्तारीकरण के अंतर्गत MSME विभाग के माध्यम से 30 से 40% तक अनुदान इसके लिए दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एयरफोर्स डे भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं A 1 अक्टूबर, B 5 अक्टूबर, C 8 अक्टूबर या D 10 अक्टूबर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन C 10 अक्टूबर। भारतीय वायुसेना दिवस इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। फ्रेंड्स, भारतीय वायुसेना का गठन 8 अक्टूबर 1932 को किया गया था और वायुसेना के वायुयान द्वारा 1933 में पहली उड़ान भरी गई थी। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स नाम दिया गया। आज़ादी के बाद 1950 में रॉयल शब्द हटा दिया गया और नाम रखा गया इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना का जो आदर्श वाक्य है नभः स्पर्शम दीप्तिम, ये भगवद गीता से लिया गया है। इसका अर्थ है आकाश को स्पर्श करने वाले दैदीप्यमान। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख हैं एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारतीय वायुसेना विश्व की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रीमियम कपास को विश्व व्यापार में किस नाम से जाना जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं A कस्तूरी, B सफेदी, C कामिनी या D इनमें से कोई नहीं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन A कस्तूरी। तो याद रखेंगे, भारतीय प्रीमियम कपास को कस्तूरी कपास के नाम से विश्व व्यापार में जाना जाएगा। केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा द्वितीय कपास दिवस यानी 7 अक्टूबर को भारतीय कपास के लिए अब तक का पहला ब्रांड और लोगो लॉन्च किया गया। अब भारत के प्रीमियम कपास को
कस्तूरी कपास के रूप में जाना जाएगा? फ्रेंड्स, भारत विश्व में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है और सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। विश्व में सबसे बड़ा उपभोक्ता देश कपास का भारत है। भारत में उत्पादित दुनिया का सबसे लंबा और बेहतरीन कपास फाइबर सुविन है, जो कि तमिलनाडु में उगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात या डी महाराष्ट्र। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम गुजरात सरकार द्वारा शुरू किया गया है। गुजरात सरकार ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक कल्याण करने की दिशा में प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया है। कार्यक्रम का नाम क्या है? डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम। इसकी शुरुआत केंद्र की भारत नेट परियोजना के तहत की गई है। फ्रेंड्स, यहां पर याद करते हुए चलते हैं कि गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात राज्य का गठन 1 मई 1960 को किया गया था। वर्तमान में गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात देश में सर्वाधिक सोलर रूफटॉप प्लांट स्थापित करने वाला पहला राज्य है और हाल ही में गुजरात के भावनगर में विश्व का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल बनाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टॉकहोम कन्वेंशन कब से प्रभावी हुआ? इसके ऑप्शंस हैं ए 2001, बी 2002, सी 2003 या डी 2004। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी 2004 से। स्टॉकहोम कन्वेंशन 2004 से प्रभावी हुआ। फ्रेंड्स, स्टॉकहोम समझौता मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को पीओपीज यानी परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों से बचाने के लिए की गई एक वैश्विक संधि है। यह समझौता स्टॉकहोम स्वीडन में वर्ष 2001 में हुआ और 2004 से प्रभावी हुआ। इसका उद्देश्य पीओपी मुक्त भविष्य के लिए मिलकर काम करना और पीओपी युक्त पुराने स्टॉक पाइल्स और उपकरण की सफाई करना है। आज का 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? इसके ऑप्शंस हैं ए यूएसए, बी भारत, सी रूस या डी चीन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी रूस। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल जिरकॉन, इसका परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? रूस द्वारा। रूस द्वारा आर्कटिक क्षेत्र के बेरेंट सागर में जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया है। यह मिसाइल 8 मैक की अधिकतम स्पीड तक पहुंच सकती है। 8 मैक यानी ध्वनि की तुलना में 8 गुना ज्यादा स्पीड। इसने अपने परीक्षण के दौरान 450 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को केवल 4.5 मिनट में तबाह कर दिया। फ्रेंड्स, हाइपरसोनिक मिसाइल निर्माण में रूस सबसे आगे है। जहां बैलिस्टिक मिसाइलें बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी को फॉलो करती हैं, जिससे उनका रास्ता आसानी से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन हाइपरसोनिक मिसाइल किसी पूर्व निर्धारित मार्ग पर नहीं चलती और इसलिए इसको ट्रैक नहीं किया जा सकता। वर्तमान में रूस और नाटो देशों का, जिसमें अमेरिका प्रमुख है, आपस में तनाव चल रहा है। ऐसे समय में इस मिसाइल का परीक्षण करना खतरे का संकेत हो सकता है। फ्रेंड्स, याद करते हुए चलते हैं, हाल ही में रूस द्वारा आर्कटिक एम सैटेलाइट को भी लॉन्च किया गया था। आर्कटिक एम, इस सैटेलाइट के द्वारा आर्कटिक क्लाइमेट पर नज़र रखी जाएगी। आर्कटिक क्षेत्र में लोगों को बसाने के लिए रूस द्वारा आकर्षक ऑफर भी दिए जा रहे हैं, जिसमें पैसा और कुछ अन्य चीज़ें भी हैं। फाउंडेशन ऑफ स्टेट पॉलिसी इन आर्कटिक 2035 इसके लिए बनाया गया है। फ्रेंड्स, रूस की राजधानी मॉस्को है। यहाँ की मुद्रा है रूबल और वर्तमान में रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। फ्रेंड्स, अब बारी है कल पूछे गए क्वेश्चन की। कल का क्वेश्चन था, जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य में लिंगानुपात उत्तराखंड की
तुलना में अधिक है। और यूके स्टडी सर्कल के व्यूअर्स में से जिन जिन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया उनके नाम हैं प्रीति नेगी, लक्ष्मी ओली, राहुल नेगी, मनोज जोशी, मुकेश सिंह, दीप बेडवाल, लव इंडिया, पूनम पंत, जलदीप चौहान, अमित नेगी, प्रिया ओली, नीमा सिंह, सूरज मेलकानी और निशा गोस्वामी। फ्रेंड्स, आप सभी को बहुत बहुत बधाई और यूके स्टडी सर्कल की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा। फ्रेंड्स, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जो लिंगानुपात था 963 और दिए गए ऑप्शंस में से असम का लिंगानुपात 954 जो कि उत्तराखंड से कम है, झारखंड का 947, वेस्ट बंगाल का भी यानी पश्चिम बंगाल का 947 ये भी उत्तराखंड से कम है, जबकि ओडिशा का लिंगानुपात 978 जो कि उत्तराखंड के लिंगानुपात 963 से ज़्यादा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा जो लिंगानुपात रहा केरल का 1084 और न्यूनतम लिंगानुपात सबसे कम हरियाणा का 877 और जो भारत का औसत लिंगानुपात रहा 943। फ्रेंड्स, अब अंत में बारी है आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड के किस जिले की सीमा अन्य राज्य या किसी देश की सीमा से स्पर्श नहीं करती है? इसके ऑप्शन हैं ए पिथौरागढ़, बी चमोली, सी टिहरी या डी हरिद्वार। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर आपने रोज की तरह हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। आज का यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फ्रेंड्स के स्टडी ग्रुप में शेयर भी कीजिएगा, जिससे इस इंफॉर्मेटिव वीडियो का लाभ सभी को मिल सके। यदि आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हो या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा, जिससे हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।